क्लास 12th में हम लोग गॉजेस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। सेकंड में हमने देखा कि एक हमारी प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है इसमें, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। तो इसको हम सिर्फ एक पर्टिकुलर केस पे रेस्ट्रिक्ट होते हुए ना पढ़ें, इसको हम देखते हैं स्फीयर में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। उसी से डिफरेंट केसेस हम निकालेंगे। कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट है, और कुछ रिजल्ट्स ऐसे डिराइव करेंगे जिससे हमारे कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस इधर कई सालों से आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम स्फीयर को डिवाइड करें तो दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा जो डिवीजन होगा दैट इज फॉर हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में हमारा थिन स्फेरिकल शेल आ जाएगी। दूसरा है नॉन कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है हमारा, किसी भी तरह का हॉलो स्फीयर हो गया। सारी कैटेगरीज ये हो गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो स्फीयर है दैट इज सॉलिड, वो पूरा सॉलिड हो, तो उसमें भी हमारे पास दो केसेस आ जाएंगे। पहला आ जाएगा कंडक्टिंग और दूसरा आ जाएगा नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को हम एक अलग कैटेगरी में प्लेस कर देते हैं। बाकी जो हॉलो स्फीयर है हमारे पास और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, इन सभी की स्टडी एक जैसी है। तो पहले हम इन सभी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद एक अलग जो केस है हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, उसको अलग से हम पढ़ेंगे। अच्छा, इन सभी चीजों में कॉमन क्या है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को छोड़ के? इन सभी केसेस में अगर हमारे पास चार्ज है तो वो हमेशा क्या होगा, स्फीयर की सरफेस पे होगा। किसी भी तरह से अगर चार्ज हमने उसको दिया तो वो हमेशा सरफेस पे रिसाइड करेगा। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा अपना शेल लेते हैं। इस शेल में देखिए, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक शेल हो गई, ठीक है। अच्छा, इस शेल में इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस है हमारे पास, ठीक है। इस सेल का ये सेंटर हो गया और ये रेडियस कैपिटल आर। अब हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं कि एक पॉइंट हमारा जो सेल से बाहर है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सबसे पहला हमारा कंस्ट्रक्शन क्या होता है, यहां पे एक हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं और गॉसियन सरफेस हमारा यहां पे सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो जाएगा। ये क्या हो गया, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अच्छा, गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शेल कैलकुलेट करनी है, और ये डिस्टेंस हमारी हो गई r, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बेसिक चीजें और ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे हम एक छोटी सी एरिया लेते हैं dA, तो एरिया हमेशा एरिया वेक्टर dA दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और हम ये जानते हैं अगर यहाँ पे भी dA लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सभी जगह हमारा dA क्या होगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन केसेस में क्या होता है, दैट इज रेडियल। रेडियल का मतलब होता है अलोंग द रेडियस आउटवर्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो थीटा हमारा बन रहा है दैट इज 0 डिग्री। क्लियर? किसी भी पॉइंट पे हम लेंगे तो ये हमारा E और dA के बीच में जो एंगल आएगा दैट इज 0 डिग्री। यहां चाहे आपको दिया हो चाहे ना दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यहां पे रेडियल रहेगी, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे पास क्योंकि चार्ज सरफेस पे है, तो सरफेस पे अगर है तो हमारे पास एक टर्म हमने डिफाइन किया था दैट इज सिग्मा।
सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, इट मींस यहां पे हो गया क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। इसका भी यूज हम करेंगे। अच्छा, अब देखिए ये जो गॉसियन सरफेस हमारा ड्रॉ किया है हमने, यहां पे कितना फ्लक्स है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लक्स गॉसियन सरफेस पे, इस पे हम देखेंगे क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए cos थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम है, इसका मतलब इसको कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। एंगल हमारा 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री में cos 0 1 हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस एज E एंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ dA। अच्छा, dA में हम जो ये r लेंगे, ये गॉसियन सरफेस का r लेंगे, तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा E और सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर। ये नंबर 1 हो गया हमारा फ्लक्स। अब देखिए हमारे पास गॉसियन लॉ से एक और फॉर्मूला है दैट phi is equal to q इनसाइड, जितना q इनसाइड है अपॉन साइलेंट नॉट। तो यहां पे देखिए ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर ये पूरा चार्ज हमारा q, जिसको हम सपोज कर रहे हैं कि q चार्ज इसके अंदर है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी q अपॉन साइलेंट नॉट इक्वेशन 2। अब देखिए ये भी हमारे पास फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, तो इन दोनों को हम डायरेक्टली अगर इन दोनों से रिजल्ट निकालें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा E into 4 pi r square that is equal to q upon sin naught। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square। ये हमारा एक रिजल्ट हो गया, ये आपके बुक्स में दिया होगा। अच्छा, इसी का एक और दूसरा पार्ट हम निकालेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। पहले इस रिजल्ट को ध्यान दें। इस रिजल्ट से हमारे पास दो चीजें आ रही हैं कि E is proportional to 1 upon r square, जो हमारा पॉइंट चार्ज में भी होता था जब उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। तो ये हमारा, अगर इसको हम देखें तो ये फॉर्मूला वैसा ही लग रहा है जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में पढ़ा। तो अगर इस कंडीशन को बाहर से हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये पाएंगे इस तरह का हमें फील हो रहा है कि ये जो चार्ज है, ये टोटल चार्ज यहाँ पे सेंटर में प्लेस है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला वही फॉलो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि Q जो है कहां पे हमारा सरफेस पे है, ठीक है, शेल के सरफेस पे है, लेकिन वो ऐसा हमें फील हो रहा है, ऐसा हमें ऑब्जर्व करने में ऐसा पता चल रहा है कि दैट होल चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, और ये 1 upon r स्क्वायर का वेरिएशन है यहाँ पे। अब देखिए एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं हम। ये फॉर्मूला हमारा क्या है, इधर ये इक्वेशन 1 तो आ गया। अब हमारे पास फाई, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज ऑन द सरफेस, तो सरफेस पे अगर है तो हम टोटल चार्ज को क्या लेंगे, सिग्मा इनटू ए। तो ये हमारा हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू की जगह सिग्मा इनटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब यहाँ पे एरिया किसकी लेंगे, एरिया हम ये जो चार्ज इनक्लोज कर रहा है इसको लेंगे गॉस लॉ में। तो यहाँ पे रेडियस कितना हो गया r, तो इसका मतलब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। अब देखिए ये फ्लक्स जो है और फ्लक्स जो फर्स्ट फॉर्मूले से हमने लाया, ये दोनों भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हम ये कह सकते हैं कि E into 4 pi r square that must be equal to sigma into its value is 4 pi r square upon epsilon naught। यहां से 4 pi और 4 pi यहाँ पे कैंसिल हो गया, इसका मतलब E की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर। ये भी एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। इसमें कई बार बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं और कंपटीशन में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सिर्फ एक मॉडिफाइड फॉर्म है उसका, इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन बी। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, चाहे इससे हम सॉल्व करेंगे चाहे इससे सॉल्व करेंगे। अगर ये टर्म्स हमको डायरेक्ट दिए होंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब एक दूसरा केस इसमें देखते हैं। दूसरे केस में क्या है कि हमारा जो पॉइंट है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दैट इज एट द सरफेस। एट द सरफेस इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा ये शेल था और पॉइंट हमारा कहां पे है, यहीं पे है। इस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है आर और ये आर। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू आर। ये दोनों डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अब देखिए यहां से हम रिजल्ट अगर निकालते हैं तो आपको बहुत ज्यादा डिराइव करने की जरूरत नहीं है। ये सेम मैनर में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आई थी, यहाँ पे r की जगह हम कैपिटल R लिख देंगे, तो यहाँ पे E की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये इसका रिजल्ट आ गया, क्योंकि दोनों डिस्टेंस यहाँ पे क्या सेम हो गई, तो हमने R की जगह कैपिटल R सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में देखते हैं, तो इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या जाएगा, E इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। दोनों R हमारे सेम है, ये हो जाएगा R स्क्वायर और ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले हम इसमें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तभी फील आएगा कि कहां पे हमें सिग्मा यूज करना है और कहां डायरेक्टली हम उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस इसमें ये है, ये रिजल्ट याद रखिएगा कि यहाँ पे E की वैल्यू Q अपॉन सरफेस पे सेम R रहेगा, यहाँ पे स्मॉल r रहेगा। अच्छा, अब तीसरा जो हमारा केस है, तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। उसमें जो पॉइंट है हमारा जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दैट पॉइंट इज इनसाइड द स्फेरिकल शेल। ये हमारे पास स्फेरिकल शेल है। देखिए किसी में बड़ा किसी में छोटा बनाना है, उसका मतलब कुछ नहीं है, सेम है। बस ये है कि जहां हमें पॉइंट बाहर लेना है, सेल पे लेना है, अंदर लेना है, उसके हिसाब से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंजेस ला रहे हैं। ये हमारा देखिए ये R है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे A और E की डायरेक्शन हमारी सेम रहेगी। ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब सपोज कीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। ये डिस्टेंस है R, इसका मतलब R इज लेस देन R, यहाँ पे हमें निकालना है। तो सिंपल सा देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे गॉस लॉ का यूज करते हैं तो गॉस लॉ से हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए, ये इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या है, कुछ नहीं है। इसका मतलब Q इनसाइड यहाँ पे कितना हो गया, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब फ्लक्स हमारे पास 0 हो गया, फ्लक्स 0 हो गया। अब जैसे हम कैलकुलेट करते थे E गॉसियन सरफेस में, तो E का सॉरी फाई जो गॉसियन सरफेस में हम करते थे उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता था, E कांस्टेंट आता था, बाहर आता था, cos एंगल सेम था, 1 वैल्यू आती थी। ये सरफेस इंटीग्रल क्या आता था, A। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी हम A की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को क्या करते थे, इक्वेट करते थे। इसका मतलब E जो भी सरफेस इंटीग्रल A आया दैट शुड बी 0। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, क्यों, क्योंकि इसके अंदर चार्ज ही नहीं। यहां से हम कह सकते हैं कि अगर गॉसियन सरफेस कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास तीन केसेस थे
इसमें अभी थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं इसको। पहले चलो ग्राफ से इसको समझ लीजिए। ग्राफ, एक ग्राफ हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विद डिस्टेंस। तो इसमें देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सिस शो कर रहा है और ये एक्सिस हमारी डिस्टेंस को शो कर रही है, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, इसको ओरिजिन को सेंटर मान के यहां पे एक स्फेरिकल शेल या स्फीयर हमने जो है ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये हमारा सेंटर हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि इनसाइड पे हमारी वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, 0 है। तो यहाँ पे E हमारा 0 हो जाएगा। अच्छा, सरफेस पे हमारी वैल्यू कितनी थी, सरफेस पे हमारी जो वैल्यू आती है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये वैल्यू आई थी यहां पे सरफेस पे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये यहां पे E is proportional to 1/r² होती है। जैसे जैसे हम डिस्टेंस जाएंगे E का वेरिएशन r² के साथ इनवर्स वेरिएशन होगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया और ये सिंपल सी चीज हो गई। अब हम आते हैं अपने स्पेशल केस पे। जो हमारा स्पेशल केस है कि अगर सॉलिड स्फीयर है, हमारे पास सॉलिड स्फीयर है और वो कंडक्टिंग है, तो यही बात होगी। अब अगर सॉलिड स्फीयर है एंड दैट इज नॉन कंडक्टिंग, तो वहां पे क्या होगा, तो देखिए ध्यान दीजिए, वो भी सिंपल नहीं है। अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर या शेल ले लीजिए आप कुछ भी। तो यहां पे देखिए हमारे पास क्या हो जा रहा है कि अगर हम ये एक स्फीयर ले रहे हैं, ठीक है, और ये नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड है, ध्यान दीजिए। और यहां पे जो चार्ज है हमारा, दैट चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस पहले कंडीशन में हम क्या ले रहे हैं कि चार्ज हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में ये यूनिफॉर्मली हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी वॉल्यूम हम लेते हैं तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन इसका सेम होगा। अच्छा, अब अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है तो हमारे पास क्या होगा, रो हम यूज करेंगे, सिग्मा तब यूज करते थे जब सरफेस होता था, लैम्डा तब यूज करते थे जब लेंथ होती थी। तो यहाँ पे मतलब सिंपल सा ये फॉर्मूला है, रो = Q/V, और इसी को लिख सकते हैं Q = रो × V, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, सिमिलर उसी तरह से हम देते हैं। यहां पे इसका रेडियस मान लीजिए r है, ठीक है, और यहां से किसी एक पॉइंट पे जो आउटसाइड है हमारा पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है इसमें। तो यहां पे हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई हमारी r, ये पॉइंट हो गया P। अच्छा, सिमिलर सारी चीजें वही रहेंगी हमारी, जैसे एरिया वेक्टर था हमारा, एरिया वेक्टर ये पॉइंट P है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये आती थी dA, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही आती थी। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास कहीं पे भी हम लेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल वैसा ही है, यूनिफॉर्मली। तो ये जैसे अभी हमने केस लिया था, उसमें जो पहला केस था आउटसाइड, उसी तरह से है यहाँ पे। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे थ्रू गॉसियन सरफेस, तो हमारे पास फ्लक्स हो जाएगा phi = सरफेस इंटीग्रल ऑफ E dA cos थीटा। अच्छा, फिर वही बात, E हमारा सब जगह सेम होगा, थीटा 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, सर E बाहर आ गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ D
ए, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए। तो डी ए को अगर छोटी छोटी हम डिवाइड कर रहे हैं और उसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे, इसका मतलब सम कर रहे हैं, तो सम करने में हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा E इनटू ए। तो E इनटू ए का मतलब E, और ये सरफेस हम दे रहे हैं जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हमारे पास गॉसियन सरफेस को हम देखते हैं। तो गॉसियन सरफेस ये है हमारा, इसके अंदर चार्ज कितना है, ये पूरा चार्ज इसके अंदर ही है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा टोटल चार्ज Q है जो यहाँ पे इस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब गॉस लॉ से हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन साइलेंट नॉट। तो Q इनसाइड कितना है हमारा, Q ले रहा है क्या, अपॉन साइलेंट नॉट, ये सेकंड हो गया। अब हम क्या करते थे, इन दोनों को इक्वेट करते थे। जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड E into 4 pi r square that is equal to Q upon silent naught। इसका मतलब E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square। इसको A इक्वेशन कर लेंगे, देखिए वही रिजल्ट आया जो हमारे पास था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, ठीक है। तो यहां भी वही हमें लग रहा है कि ये पूरा चार्ज एक जगह पे कंसंट्रेट है सेंटर पे, वही पॉइंट चार्ज वाली कहानी। और जो स्फेरिकल चार्ज में स्फेरिकल अभी हमने थिन शेल में आउटसाइड लिया था, सेम रिजल्ट आ गया। अब देखिए हमारे पास एक और चीज है, पहला फॉर्मूला तो हम यही लेंगे, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Q की जगह रो इनटू V पुट करेंगे, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, इसको यहां पे कर लेते हैं, इसको हटा देते। देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा phi is equal to Q upon epsilon naught from Gauss law and Q की वैल्यू क्या है, रो इनटू V। ये हो गया रो इनटू V, क्लियर। अच्छा, अपॉन epsilon naught, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए रो, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि ये गॉसेस लॉ से ले रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला जो आएगा, अभी जो अंदर गॉस सरफेस हमने लिया था वहां पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा था, रिजल्ट ये आ रहा था कि हम V हमारे पास क्या हो जाएगा, V हमारे पास हो जाएगा 4 पाई r क्यूब। अच्छा 4 बाई 3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम होता है हमारा स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास कंडीशन ये है कि r हम कौन सा लेंगे, ठीक है। तो r हमारे पास क्या हो जाएगा, r हमारे पास कैपिटल R को लेंगे, तो यहां पे हो जाएगा रो बाई 3 यहां पे हम कैलकुलेट कर रहे थे कि हमारा अगर रो के टर्म्स में हम इस फॉर्मूले को निकालें तो क्या होगा। तो वॉल्यूम हमारा होता है स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब। तो पाई r क्यूब में हम यहाँ पे कौन सा रेडियस लेंगे ये समझिए। तो रेडियस हमारा जो कैपिटल R है उसी को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन साइलेंट नॉट। इसको अगर इक्वेशन नंबर 3 कर दें, अब फर्स्ट और थर्ड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट देखिए क्या आता है। फर्स्ट क्या है, a into 4 pi r square, e into 4 pi r square स्मॉल r square, और यहां पे रिजल्ट आ रहा है रो 4 pi r क्यूब by 3 epsilon नॉट। इसका मतलब यहां से देखिए 4 pi कैंसिल हो गया हमारे पास। ये रिजल्ट जो हमारे पास आ रहा है दैट E is equal to रो
बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ये थोड़ा सा अलग टाइप का रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इस तरह की चीजें यहाँ पे दी हुई हैं तो हम इस रिजल्ट से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सॉलिड में है। जब अच्छा यहाँ पे देखिए ई हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, बाकी सारी चीजें हमारी वैसे ही आ रही है। तो ये हमारा हो गया कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसमें एक पॉइंट हमने लिया था बाहर। अब हम इसी केस में एक पॉइंट ले रहे हैं अंदर, उसमें देखिए कैसे निकलेगा। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि डेंसिटी जो सॉरी हमने जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे एज्यूम किया है दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए हमारा ये एक शेल हो गया, सॉरी स्फीयर हमने ले लिया, सॉलिड स्फीयर, और इसके अंदर हमारा ये चार्ज इस तरह से है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर। ये इसका सेंटर हो गया, ये हमारा आर हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट हम यहाँ पे ये ले रहे हैं जिसकी डिस्टेंस आर है सेंटर से, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस एक हमने यहाँ बना लिया, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अच्छा ये हमारा डॉटेड जो सरफेस है दैट इज गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब हमारा सेम केस है, E और A के बीच का एंगल 0 डिग्री है, E हमारा कांस्टेंट है। तो जो फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे दैट phi is equal to surface integral of E dA cos theta, E dA cos theta। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा E, ये 1 हो गया, और ये हो जाएगा E into A। अच्छा अब E into A हम किसका लेंगे, ठीक है। तो A ध्यान दीजिए हमारा सरफेस क्या है, ये सरफेस है, ठीक है, और जो गॉस सरफेस है वो सरफेस हमारा क्या हो गया, ये हो गया R। तो यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो स्मॉल r को लेते हुए करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने क्या एज्यूम किया है, हमने जो एज्यूम किया है कि हमारा पॉइंट है वो कहाँ, इनसाइड है, तो इनसाइड में ये r डिस्टेंस आ जाएगी। अच्छा a का मतलब होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा e into 4 पाई r स्क्वायर, नंबर 1, ठीक है। अब यहां से देखिए ध्यान दीजिए, सिंपल सा अगर गॉस लॉ से हम करते हैं तो phi is equal to q inside upon एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों से रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, e into 4 pi r square is equal to q upon एप्सिलॉन नॉट, that is e equal to 1 upon 4 pi एप्सिलॉन नॉट q upon r square, वही रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमारा जो चार्ज है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चार्ज हमारा क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। हम चार्ज कौन सा लेंगे, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है हमारा चार्ज। तो गॉसियन सरफेस के अंदर ये जो चार्जेस है ये तो है नहीं, उसके अंदर चार्जेस हमारे क्या होंगे, ये जो चार्ज है ये गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसी के लिए हमने एक टर्म यहाँ पे डिफाइन किया था दैट इज रो। रो का मतलब क्या हो गया कि चार्ज वॉल्यूम में कैसा डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास v वॉल्यूम है तो चार्ज हो जाएगा q इज इक्वल टू रो इनटू v। अच्छा अब v किसका लेंगे, v इसका वॉल्यूम लेंगे। तो हमारे पास गॉस लॉ से ये हमारे पास इसको a कर लेगा रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या आ रहा है कि phi दैट इज q, q की जगह हम क्या लेंगे, रो इनटू v अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा v कौन सा लेंगे, v हमारे पास इसी का भी लेंगे, इसी का वॉल्यूम, इसका रेडियस कितना है r है। तो ये हो जाएगा रो बाय एप्सिलॉन नॉट 4 बाय 3 पाई r क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं।
अब देखिए फर्स्ट और सेकंड को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, और वो रिजल्ट आएगा। इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो E into 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रो अपॉन साइलन नॉट 4 by 3 पाई आर क्यूब। 4 पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया, अच्छा आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे E is equal to रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। अच्छा ये रिजल्ट आ रहा है, इससे आप क्या ध्यान दे सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। देखिए रो तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है कि E का जो वेरिएशन होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। E का वेरिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। तो ये सारे हमारे केसेस हो गए जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था। अब इसके साथ हम इसी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे।